Hello, dear friends. I hope you all are very well in this epidemic time. आज का हमारा अध्याय इतिहास विषय से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मध्य एशिया का व्यापारिक मार्ग यूरोपियों के भारतीय आगमन के लिए या यूरोपियों के भारत में आगमन के लिए सबसे केंद्रीय भूमिका को निभाता है। यूरोपीय का सतत भारत की तरफ आना मध्य एशिया के व्यापारिक तंत्र में या मध्य एशिया के व्यापारिक स्वरूप में होने वाली कुछ कमियों के कारण रहा है। फ्रेंड्स, हमें पुर्तगालियों के, डच के, ब्रिटिश के, फ्रांसीसियों के भारत आगमन की श्रृंखला में सर्वप्रथम इन्हीं मार्गों का अध्ययन करना होगा। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की आगामी मुख्य परीक्षा तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास ऑप्शनल वाले स्टूडेंटों के लिए इस प्रकार के व्यापारिक मार्गों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और बिना किसी सटीक जानकारी के या बिना किसी सारगर्भितापूर्ण जानकारी के अक्सर अभ्यर्थी इसमें गलती कर देते हैं। तो यहां बड़ी ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि 1498 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा अपने आप में एक रोचक और दाव पेचों से युक्त यात्रा रही तथा इस यात्रा ने, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो, भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। फ्रेंड्स, हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक छोटा सा प्रयास है विश्व के मानचित्र को बोर्ड पर निरूपित करने का। इसमें कुछ त्रुटियां हैं, किंतु यहां पर कॉन्सेप्ट्स को ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक मार्ग देखना होगा और ये मैं 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, 12th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि 12वीं शताब्दी का दौर यूरोप में पुनर्जागरण के आरंभ होने की पूर्व की पृष्ठभूमि है और यह युग इंग्लैंड के अंदर, और न केवल इंग्लैंड के अंदर अपितु इटली, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, क्रोएशिया, अधिकांश यूरोपीय देशों में धीरे धीरे नव चेतना के पुनर्आरंभ का दौर माना जाता है। तो इस समय एक रूट या एक मार्ग, उस समय क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज नो एयर सर्विसेज, देयर वाज नो रेलवेज, तो मुख्यतः आवागमन दो देशों के मध्य या तो जलमार्गों के माध्यम से होता था या सड़क मार्ग के माध्यम से होता था। तो यह रास्ता चीन के संघाई शहर से प्रारंभ होकर शांची, चीन के जिनजियांग प्रोविंस होते होते तुर्की के कुस्तुंतुनिया तक जाता था। उस समय कुस्तुंतुनिया, जो तुर्की का ही एक शहर था, ध्यान से सुनिएगा, कुस्तुंतुनिया जो तुर्की का ही एक शहर था, यूरोप का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा शहर था। कुस्तुंतुनिया को हम वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, जो टर्की की इकोनॉमिकल कैपिटल है और अंकारा के बाद
टर्की का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ये कुस्तुंतनिया, इसकी लोकेशन देखेंगे आप ध्यान से, ये तुर्की में आता था और महत्वपूर्ण इस रेशम मार्ग का, इस सिल्क रूट का एक छोर हुआ करता था। इस सिल्क रूट का प्रारंभ चीन के संघाई से होता था और इसका समापन तुर्की के कुस्तुंतनिया में जाकर होता था। इसी समय दूसरा ट्रेड रूट जिसे जानना इतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और बता दूं, यह एक सड़क मार्ग था, यह एक सड़क मार्ग था। दिस वाज द रोड रूट। इसे सिल्क रूट भी कहते थे क्योंकि उस समय चीन का जो सिल्क या जो रेशम था उसकी यूरोप में मांग बहुत अधिक हुआ करती थी, तो अधिकांश व्यापार इस सड़क से रेशम का ही हुआ करता था, इसीलिए इस रोड को रेशम मार्ग कहा गया। दूसरा रास्ता यहां बहुत महत्वपूर्ण है जानना। संघाई से यहां एक छोटा सा बंदरगाह है जिसका नाम है मलक्का, जिसका नाम है मलक्का। संघाई से मलक्का तक दूसरा मार्ग आया करता था और यह मार्ग पूर्णतः समुद्री मार्ग था। देख सकते हैं यह मार्ग पूरी तरीके से समुद्री मार्ग है जो मलक्का तक आता था। मलक्का से एक मार्ग भारत के पूर्वी तटों तक आया करता था, जो एक समय चोल साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र हुआ करते थे, जिसे कावेरीपट्टनम का हिस्सा हो गया, पुहार का हिस्सा हो गया, चोल, पांड्य, इनके अधीन जो क्षेत्र थे वहां तक इस मार्ग से, मलक्का से लेकर के भारत के पूर्वी तट तक व्यापार हुआ करता था। इस रूट को बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा समुद्री मार्ग भारत के पूर्वी तट से प्रारंभ होकर भारत के पश्चिमी तट तक आता था, और ये जो समुद्री मार्ग था जो पूर्वी से पश्चिमी तट तक आया करता था, ये मार्ग भारतीय व्यापारियों के अधीन हुआ करता था। यानी यहां मुख्यतः भारतीय ही व्यापार किया करते थे, या कोई भी सामान अगर ले रहा है यहाँ पर, जो मान लीजिए मलक्का से आ रहा है या मान लीजिए चीन से आ रहा है, तो वो भारतीय व्यापारियों से ही खरीदना पड़ता था भारत के अंदर। एक अन्य मार्ग जो गुजरात के कांडला पोर्ट से स्टार्ट होता था, जो वर्तमान का कांडला पोर्ट है, और यह गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी तक या अदन तक जाया करता था। यह मार्ग अदन तक जाया करता था। इसके अलावा एक अन्य मार्ग जो कि पूर्णतः सड़क मार्ग था, ये लाहौर होते हुए इसी रेशम मार्ग में जाकर मिल जाया करता था। फ्रेंड्स, यहां समझना है कि अब यूरोपियों को, जिन्हें भारतीय सामानों की, भारतीय वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती थी, भारतीय वस्तुओं की जिन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में आवश्यकता होती थी, अगर ये मार्ग न होते तो इन्हें निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न होती, और यहीं से इन सामानों की आपूर्ति यूरोप तक हुआ करती थी। अभी तक तो हमने अफ्रीका और पूर्वी यूरोप तक, एशिया या पूर्वी देशों के मार्गों के माध्यम से सामानों को पहुंचता देखा। अभी तक हमने पश्चिम एशिया, जो कि मुख्य रूप से समृद्ध वैभवशाली यूरोपीय नागरिकों का जहां संकेंद्रण है,
वहां तक अभी हमने किसी भी मार्ग को नहीं देखा कि वहां तक सामान कैसे पहुंचता होगा, क्योंकि पश्चिमी यूरोपियों की जीवन शैली पूर्वी यूरोपियों की जीवन शैली से अधिक बेहतर थी। फ्रेंड्स, यहां अदन बंदरगाह तक जहां से सामान आया जाया करता था, अदन के साथ साथ केनिया का मोम्बासा बंदरगाह उस समय संपूर्ण पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था। और एक मार्ग भारत के पूर्वी तटों से मोम्बासा तक आया करता था व्यापारियों का। अब इन दो समुद्री मार्गों को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक जो मलक्का से लेकर के पूर्वी भारत के तटों तक आ रहा है, दक्षिण भारत में जो पूर्वी तट, इसको पूर्वी तट, इसको पश्चिमी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से हम ज्योग्राफी में भी जानते हैं। तो जो ये पूर्वी तटों तक भारत की जो हमारा कोरोमंडल का तट है, तमिलनाडु का कोस्टल रीजन, यहां तक जो माल आया करता था, इसमें चेटिया व चेरियार समुदाय के लोगों का प्रभुत्व था इस मार्ग पर। यानी चेटिया कम्युनिटी के लोग ही जहां से सामान भारत की तरफ लाएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं ला सकता था। अगर किसी को भी यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए काली मिर्च को, या मान लीजिए रेशम को, मान लीजिए चाय को, या मान लीजिए जो भी, यहां से अगर किसी को इस तरफ लाना है तो केवल चेटिया समुदाय के लोग ही लाएंगे। और ये धर्म से मुस्लिम थे, इनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम। वही दूसरी ओर धर्म को इसलिए यहां पर डिकोड कर रहा हूं और उस पर इसलिए हम लोग थोड़ा जोर दे रहे हैं कि आगे इसको हम समझते हैं, आगे कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट में काम आएगा। अगला था जो अदन से लेकर पश्चिमी भारत के तटों तक जो व्यापार होता था, ये अरबी व्यापारियों के अधीन था। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अरबी व्यापारियों के अधीन था। अर्थात ऐसे लोग जिन्हें अरबी बोलनी नहीं आती थी, या ऐसे लोग जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि मुस्लिम भी हों लेकिन उन्हें अरबी बोलनी ना आया, तो वो भी इस रास्ते पर व्यापार करने की उन्हें अथॉरिटी नहीं थी। अगर वो पकड़ा गए इस समुद्री रास्ते में कहीं भी अरबी व्यापारियों को, ऐसे लोग जो गैर अरबी भाषी हों और साथ में गैर मुस्लिम भी, यानी कोई गैर मुस्लिम पकड़ा गया, भले उसको अरबी आती हो बोलनी, फिर भी उसको खत्म कर देते थे। और मुस्लिम भी हो या गैर, उसको अरबी नहीं बोलनी आती है तो उसको गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन व्यापार नहीं करने देते थे। व्यापार केवल मुस्लिम और मुस्लिम ही कर सकता था जो अरबी भाषा बोलता है। तो यहाँ पर अरबों का या अरबी साम्राज्य के लोगों का एकाधिकार था इस समुद्री मार्ग पर। यानी भारत से आने वाला कोई भी सामान अफ्रीका या यूरोप तब ही जाएगा जब अरबी व्यापारी चाहेंगे तो जाएगा। अगर अरबी व्यापारी नाखुश हैं तो पूरे के पूरे यूरोप में और अफ्रीका में गुड्स का ब्लॉकेज किया जा सकता था, या वस्तुओं का वहां पर वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जा सकता था। फ्रेंड्स, यहां अदन से जब अरबी सामान लाया करते थे, अदन पोर्ट तक जब सामान लाया करते थे, तो ये सामान सड़क मार्ग से एक अन्य व्यापारिक मार्ग जो पूर्णतः सड़क मार्ग है, अदन से यह सामान मिस्र के एक शहर तक जाता था जिसका नाम है सिकंदरिया। इसका नाम है सिकंदरिया। अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं कुछ लोग। अलेक्जेंड्रिया से आप ग्रीस नहीं समझेंगे, यूनान नहीं समझेंगे।
अदन से यह रास्ता सिकंदरिया की ओर जाता था और यह पूर्णतः सड़क मार्ग था। फ्रेंड्स, यहां पर भूमध्य सागर के ही या भूमध्य सागर से ही लगा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसे इटली कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि यूनेस्को की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल इटली में ही, और इटली का सबसे खूबसूरत शहर है वेनिस, और वेनिस का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये यूरोपियों का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था तब। इमेजिन, लंदन से भी बड़ा। 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी तक लंदन विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह था। बाद में उसका स्थान न्यूयॉर्क ने ले लिया 20वीं सेंचुरी में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन 12वीं सेंचुरी के आसपास वेनिस का पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था, शहर सबसे बड़ा कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। तो ये जो वेनिस का पोर्ट है, सिकंदरिया से जो अरबी लोग सामान, अदन से जो अरबी लोग सामान सिकंदरिया लाया करते थे, यहां से ये सामान यूरोप के व्यापारी भूमध्य सागर को पार करके वेनिस लेकर आते थे। मतलब वेनिस के जो व्यापारी, जो बेसिकली यूरोपीय व्यापारी थे, वो सामान खरीदा करते थे अरबों से, सिकंदरिया बंदरगाह से। ये सामान जब यहां जाता था तो अब आप समझ लीजिए कि एक तो भारत से अदन तक सामान अरबियों के अंडर में था पूरा पूरा, इसके लिए अरबी कस्टम ड्यूटी लिया करते थे, यानी सीमा शुल्क, और साथ में वो ट्रेड ड्यूटी भी लेते थे, यानी सामान महंगा होता था अफ्रीका जाने का। अफ्रीका से फिर सिकंदरिया पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी, उसके बाद फिर वेनिस में, और ऐसा करते करते जब ये यूरोप के बाजारों में सामान जाता था तो ये सामान 40 से 50 गुना अधिक महंगा हो जाया करता था। कोई 50 रुपए की चीज होती थी तो 500 रुपए में, 1000 रुपए में, इतने इतने महंगे हो जाया करते थे, और उससे भी अधिक महंगे हो जाया करते थे। और उस समय यूरोप के अंदर भारतीय सामानों की मांग बहुत ज्यादा थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि चीन के अगर किसी सामान की डिमांड यूरोप में हो, और अगर ये रेशम मार्ग नहीं होता, अगर ये सिल्क रूट नहीं होता, तो कितनी बार कस्टम ड्यूटी लगते लगते ये चीन का सामान तो यूरोप में उतना महंगा बिकता जितना भारत का नहीं बिक रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो चेटियार कम्युनिटी के लोग भी कस्टम ड्यूटी लेते। थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा फ्रेंड्स। ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल स्पेन का ही निकटवर्ती देश है, एक छोटा सा देश है। बेसिकली इसको एक महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कारण जाना जाता है। फ्रेंड, 1455 में, 1455 में पोप, जो ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं, वो परेशान हो गए ये देख करके कि हम लोगों का जो सामान है वो जो है, यहाँ से सामान जो आता है तो भाई वो काफी महंगा बिकता है। तो पोप ने पुर्तगालियों से बोला, यानी कि उन्होंने पुर्तगालियों को यह आदेश दिया कि हम तुम्हें आदेश देते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी यूरोप के बाकी देशों को नहीं बोला, और जो पोप बोलते थे सभी देशों को मानना पड़ता था, चाहे भले ही कितना शक्तिशाली इंग्लैंड हो या कितना शक्तिशाली फ्रांस हो। उस समय में जो पोप बोलते थे उनको उस समय मानना पड़ता था। पोप ने बोला कि हम यह जिम्मेदारी पुर्तगाल को सौंपते हैं कि पुर्तगाल भारत जाने का कोई नया मार्ग ढूंढे, भारत तक जाने का कोई नया मार्ग ढूंढे, ताकि हम अबाध रूप से अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति कर सकें। ये पोप ने पुर्तगाल को एक प्रकार का काइंड ऑफ अ लाइसेंस दिया। पुर्तगाल ने पोप की बातों को माना और उसने कुछ अभियान चलाए भारत की तरफ जाने के। देखिए, ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो, या पहला पुर्तगाली था जो भारत आया।
जहाँ उसने भारत की खोज की। इस निकोलो कोंटी भी पुर्तगाल से था, विजयनगर साम्राज्य में भारत आया। और भी पहले पहले सेंट थॉमस थे जो वो भी भारत आए हुए थे। ऐसे काफी यूरोपीय थे जो भारत आ चुके थे, किंतु वास्को डी गामा भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग का खोजकर्ता व्यक्ति माना जाता है, जो पूर्णतः समुद्री मार्ग से भारत आया। इसलिए वास्को डी गामा को बाकियों से अलग रखा जाता है। लेकिन ये एक तकनीकी खामी है। बुक्स में भी, कई बुक्स में देखेंगे आप कि भारत की खोज किसने की। एक्चुअली कोई खोज जैसे हमें शब्द को इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए कि भाई भारत कहीं घुमा था और इन्होंने खोजा भारत को। ऐसा नहीं था। पहले भी भारत में काफी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, सिकंदर के समय से हो रहे थे। तो उस समय जो पुर्तगाल का शासक था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है यह हेनरी द नेविगेटर। ये चूंकि महान नाविक था इसलिए इसको नेविगेटर भी बोलते हैं, और ये उस समय पुर्तगाल का शासक था। तो हेनरी द नेविगेटर ने यह बीड़ा उठाया कि वो भारत के लिए खोजी अभियानों को प्रारंभ करेगा। किंतु किसको भेजा जाए, कौन ये रिस्क उठाए कि नहीं वो भारत जाए, और वो भी इतने सारे व्यापारियों की। देखिए कितने खतरे हैं मार्ग में, अरबी व्यापारी तो किसी को भी पकड़ के खत्म कर देते थे जो भी रास्ते में मिलता था। फ्रेंड्स, इस समय एक और घटना घटी जो एक अद्वितीय घटना थी उस समय की, क्योंकि ऐसा कभी देखने को मिला नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर किसी छोटे साम्राज्य ने बड़े साम्राज्य पर कब्जा कर लिया हो। उस समय जहां पर सऊदी अरेबिया में एक साम्राज्य रहता था जिसका नाम था उस्मानिया। या उस्मानिया डायनेस्टी। आप लोगों ने खिलाफत मूवमेंट में ओटोमन डायनेस्टी का नाम सुना होगा कि ओटोमन साम्राज्य के कारण ही अली बंधुओं ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की पर कैप्चर करने की कोशिश की थी इंग्लैंड ने। तो ये वही उस्मानिया वंश, उन्हीं के ये सब वंशज हुआ करते थे। तो उस्मानिया वंश अरब के क्षेत्र पर इसका प्रभुत्व था। इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया उस्मानियों ने, और ईसाइयों के धर्म स्थलों को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। जब ईसाइयों के धर्म स्थलों को अपने कब्जे में ले लिया गया तो ईसाइयों में अपने अस्तित्व को लेकर के वह इस्लाम से या मुस्लिमों से भिड़ गए अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर के। और इस युद्ध में इस्लामिक विजय हुए और संपूर्ण दुनिया पर उस्मानिया वंश का शासन यानी इस्लाम का शासन स्थापित हुआ। इस्लाम का शासन स्थापित होते ही जो ये अरबी व्यापारी थे जिनकी केवल यहां तक ही चला करती थी, अब उनकी संपूर्ण भूमध्य सागर के तटीय देशों तक भी चला करने लगी। अब उनका यहां पर भी उनका डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुआ। ऐसे में भारत तक जाने के लिए नए मार्ग की और अधिक आवश्यकता महसूस हुई। तो हेनरी द नेविगेटर ने सबसे पहले एक व्यक्ति को भारत भेजने की कोशिश करी जिसका नाम था डिएगो पियरे। इसे बोला गया कि भाई तुम भले भारत मत जाओ, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु ढूंढ के लेके आओ, या ढूंढो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, क्योंकि उस समय कोई भी यूरोप का व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक नहीं पहुंचा था। यह बीड़ा उठाया डिएगो पियरे ने कि हाँ मैं ढूंढ के लेके आता हूं, हाँ मैं जाता हूं, मैं मार्ग ढूंढता हूं कि कहां पर इस महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु है। डिएगो पियरे
को दक्षिणतम बिंदु ढूंढने की जिम्मेदारी देने के साथ साथ एक और जिम्मेदारी दी गई, और वो जिम्मेदारी थी, ये मिथ था, कहते हैं कि उस समय जो था यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो कुछ ऐसी नदियां बहती हैं जिन नदियों में जो है गोल्ड या सोना बहता है, और कहते थे कि अगर किसी को या किसी शासक को या शासक के अनुयायियों को अगर कभी वहां पर धन की आवश्यकता होती थी या किसी निर्धनों को भी अगर धन की आवश्यकता होती थी तो नदी में डुबकी लगा के और गोल्ड जो है वो उसको निकाल लिया करता था। तो ये एक प्रकार का मिथ था, एक प्रकार का झूठ था, वो मिथक बात थी, लेकिन इन्होंने सही समझ लिया और इन्होंने सीरियस लिया डिएगो पिएरे ने, और ये बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु को ढूंढने के साथ साथ ही उस नदी को भी ढूंढने गया जिस नदी में गोल्ड बहता था, और जिन्हें आवश्यकता होती थी वो गोल्ड को उसमें से निकाल लेते थे। तो इसको ये लगा कि गोल्ड जो है अफ्रीका महाद्वीप के कहीं दक्षिण पश्चिम तटों पर है, और इसके लिए वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की उस पर यात्रा करना प्रारंभ कर दी। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जिन्हें हम लोग बेसिकली स्पॉटिंग पॉइंट या ऐसे पॉइंट जहां पर ये विश्राम किया करते थे, तो हम विश्राम स्थल कह सकते हैं। कहीं कहीं पर विश्राम स्थल हुआ करते थे जिसमें यात्री जो होते थे, जो भी समुद्र यात्रा करते थे, वो विश्राम किया करते थे। तो ये कुछ पॉइंट जैसे कि कनारी आइलैंड, ज्योग्राफी में आपने कनारी की जलधारा पढ़ी होगी, कनारी द्वीप, इसके अलावा ये रीजन यानी कि गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी, इसके अलावा केप वर्डे, इसके अलावा यहां पर नामीबिया के कुछ पोर्ट्स या नामीबिया के कुछ आइलैंड, नामीबिया, यहां पर हम कॉन्गो कर लेते हैं, कॉन्गो, नीचे नामीबिया, तो डिएगो पिएरे को ये लगा कि वो सोने की नदी जिसमें सोना मिलता है वो नदी कहीं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के आसपास है। तो ये जब इसको खोजने निकला तो ऐसा माना जाता है कि ये कभी लौट कर नहीं आया और यही इसकी मृत्यु हो गई, और न तो वो दक्षिणतम बिंदु को ढूंढ पाया और न ही वो उस सोने की नदी, सो कॉल्ड गोल्डन रिवर, उसको भी नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, हेनरी द नेविगेटर के समय ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र का आविष्कार हुआ था जिसको हम कहते हैं दिशा सूचक यंत्र या कैंपस, दिशा सूचक यंत्र या कंपास, जो मैग्नेटिक नीडल के माध्यम से दिशा बताया करता था। इस दिशा सूचक यंत्र की मदद से अब समुद्री यात्रा करना बहुत आसान हो चुका था क्योंकि भटकने का डर नहीं था। हेनरी द नेविगेटर के बाद वहां का किंग बना जॉन सेकंड, और इसी श्रृंखला में कुछ अन्य शासक पुर्तगाल में आए, और डिएगो पिएरे के बाद भी कई लोगों को, या यूं कहें कि कई यात्रियों को भारत की तरफ जाने का या भारत को ढूंढने का या भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए आदेश दिया गया पुर्तगाली शासकों के द्वारा। इसमें सफलता मिली वास्को डी गामा को। बेसिकली वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था और वो हेनरी द नेविगेटर के समान ही एक बड़ा नाविक था जिसने कई सारी ऐसी एडवेंचर यात्राएं की थी। यहां तक कि वो एक योद्धा था, कुछ लोग उसे लुटेरा भी कहते हैं, जो बिल्कुल सत्य भी है। हमें कई प्रमाणों के आधार पर पता चला है
कि वह एक लुटेरा भी था। तो वास्को डिगामा नामक यात्री को भारत तक पहुंचने का आदेश दिया गया और इसे कहा गया कि अगर तू भारत पहुंच जाए तो कुछ जरूरी सामान को लेकर आना, क्योंकि बहुत जरूरत है यूरोप के अंदर उन सामानों की। अब ये कौन से सामान थे जिनकी यूरोप में बहुत जरूरत हुआ करती थी, इसको समझिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे जुड़े क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो राज्य सेवा की परीक्षा हो या संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं हो। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यूरोप को उस समय सबसे ज्यादा जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी वो थी नील, यानी कि इंडिगो। सबसे ज्यादा आवश्यकता नील की होती थी इस 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में भी, जो कि आगे भी जारी रही। नील सफेद कपड़ों में उसको जब धोने के पश्चात नील के अंदर जब उसको डालते थे तो एक अलग प्रकार की शाइन देता था, वो यूरोपियों को बहुत पसंद आती थी। तो एक तो नील, लेकिन जो पुर्तगाली थे उन्हें नील से कोई लेना देना नहीं था। पुर्तगाल में नील इतना प्रसिद्ध नहीं था, ना ही नील की इतनी डिमांड थी जितनी शेष यूरोप के देशों में जितनी नील की डिमांड हुआ करती थी। पुर्तगालियों को तो केवल चाहिए थी काली मिर्च, और काली मिर्च का ही वो अबाध व्यापार चाहते थे भारत से, कि सतत रूप से उन्हें काली मिर्च की आपूर्ति जो है वो होती रहे। इसीलिए यह व्यक्ति भारत आया था। अब यह दोनों चीज समझिएगा, यूरोप में डिमांड नील की सबसे ज्यादा थी, जबकि पुर्तगाल में मांग सबसे अधिक काली मिर्च की थी। और न तो डिएगो पियरे प्रथम पुर्तगाली या यूरोपीय था जो भारत आया, और न ही वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली या यूरोपीय था जो भारत आया। इनसे पूर्व भी कई यूरोपीय भारत आ चुके थे। तो ये कंफ्यूजन है यहां पर, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहां पर चांस है कंफ्यूज होने के। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, वास्को डिगामा को दो चीजें बताकर भेजा गया था। एक तो इसे अरबी बोलनी नहीं आती थी, पोर्तुगीज था, कुछ फ्रेंच जानता था, ये थोड़े बहुत फ्रेंच के शब्द जानता था। तो इसने क्या काम किया था, एक बार अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तटों पर इसने कुछ अभियान चलाया था, और वहां पर लूट मार करने के बाद ये वहां के कुछ बंदियों को, जो वहां के शासकों के पास बंद थे, जिन शासकों के यहाँ इन्होंने लूटमार करी थी, उन बंदियों को वास्को डिगामा अपने साथ पुर्तगाल लेकर चला गया। जब वास्को डिगामा इनको लेकर पुर्तगाल चला गया तो इनकी कुल संख्या थी लगभग 170। इन 170 बंदियों को वास्को डिगामा पुर्तगाल लेकर चला गया था। इन 170 में से करीब 40 कैदी ऐसे थे जिन्हें अरबी बोलनी आती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक जानकारी है। इन 170 में से लगभग 40 लोग ऐसे थे, 30-40 के आसपास, जिन्हें अरबी बोलनी आती थी। कुछ को अफ्रीकन लैंग्वेज बोलनी आया करती थी, जो इथोपिया में चलती थी, इथोपिया और इसके आसपास के हिस्सों में चलती थी। कुछ को वो भाषाएं बोलनी आती थी, और उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें मलयाली भी बोलनी आती थी, जो कि दक्षिण भारत में केरल राज्य की भाषा थी। कुछ को मलयाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर पहुंच भी जाए भारत तो कैसे कन्वर्सेशन करेगा। उस समय तो कोई इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज होती नहीं थी, ना ही कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक जैसी चले। तो कम्युनिकेशन का भी एक डर हुआ करता था, संवाद का भी एक डर था कि किस भाषा में संवाद किया जाए उनसे। तो उसने वास्को डिगामा ये तो जानता था कि जहां मैं जाना चाह रहा हूं वहां पर मलयाली चलती है, और
और कुछ इनमें से कैदी ऐसे हैं जो केरल से पकड़े गए थे अरबियों के द्वारा, और वो यहाँ लाके इन्हें कैद कर दिया गया था, जिन्हें वास्को डी गामा ने हराया था। और उनमें से कुछ को मलयाली बोलनी आती थी, कुछ को अरबी बोलनी आती थी, और कुछ अन्य अफ्रीकी भाषाएं जानते थे। लेकिन इनमें पहले नंबर पर तो सबसे इंपॉर्टेंट अरबी थे, क्योंकि उन्हें तो अरबियों से ही बच के निकलना था। और सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट थे वो थे मलयाली, फिर अफ्रीकी। तो वास्को डी गामा फ्रेंच जानता था और कुछ अफ्रीकी लैंग्वेज जानता था, तो इतना उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। मेन उसको जो चैलेंजिंग लग रहा था वो थी मलयाली और अरबिक लैंग्वेज। अच्छा, उसमें से भी मैं आपको बता दूं कि मलयाली अरबी से भी टफ लैंग्वेज है, और मलयाली के जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं या जो मलयाली लैंग्वेज के जो हम लोगों को एविडेंसेस मिलते हैं, वो एविडेंसेस हम लोग को ईसा पूर्व की शताब्दियों से मिलते हैं। मतलब उसको तो कल्चरल लैंग्वेज का भी स्टेटस है भारत के अंदर। तो ये हम लोगों ने समझा। एक तो ये बात कि वो 170 यात्रियों को लेकर के भारत की ओर बढ़ा, जिस समुद्री यात्रा के लिए वो निकला, तो जिस जहाज में निकला उसमें 170 यात्री थे। एक ये बात। दूसरी बात वो यह जानता था कि गिनी के तट पर जब वो जाएगा, गिनी के तट तक जब वो जाएगा, तो डिएगो पियरे यहीं से वापस नहीं आया था। तो वहां पर यह हवा उड़ी थी कि डिएगो यहां पर चलने वाली एक हवा जो अटलांटिक महासागर में एक बवंडर आता है, ऐसा वो लोग मानते थे। और वो बवंडर तेजी से उठा करके पानी से इतनी तेजी से प्रेशर मारता है अटलांटिक ओशन की जलधारा का कि वो तेजी से आकर के अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जाकर व्यक्ति टकरा जाता है वहां के तटों से, और उसका जहाज जो है पानी का वो टूट जाता है, वो डूब के मर जाता है। तो यहाँ पर ही डिएगो पियरे मारा गया था। ये पुर्तगाली जानते थे, इसलिए वास्को डी गामा को यहां से सतर्क रहने को बोला गया। अतः वास्को डी गामा यहां तक आने के बाद वो सीधे यहां नहीं आया, वो अटलांटिक महासागर को पूरा घूम करके और फिर इस दक्षिणी बिंदु तक या केप ऑफ गुड होप जिसे हम कहते हैं, इसके निकट वास्को डी गामा यहां पहुंचा। यहां वास्को डी गामा को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के पश्चात इसे आगे केन्या की तरफ भेज दिया गया। ये गिरफ्तारी जो थी ये अरबी व्यापारियों ने की थी। हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश करी ये बताने के लिए कि वो अरबी ही है। वास्को डी गामा ने अपने अरबी कैदियों को बताया कि तुम बोलो कि हम सब अरबी हैं। तो अरबी कैदी जिन्हें अरबी भाषा बोलनी आती थी वो जाकर उन्होंने बोला कि हम सब के सब अरबी हैं, वास्को डी गामा भी अरबी है। लेकिन अरबियों को वास्को डी गामा का हुलिया देखकर यकीन नहीं हुआ कि ये अरबी है, क्योंकि पुर्तगाली जो होते थे वो लंबे लंबे बूट पहना करते थे, जो उनकी दाढ़ी रखने की स्टाइल होती थी, जो उनकी कैप पहनने की स्टाइल होती थी, वो पुर्तगालियों की अलग होती थी। अरबियों को विश्वास नहीं हुआ कि वास्को डी गामा पुर्तगाली, वास्को डी गामा अरबी, भले बचने के लिए बोल रहा है कि वो अरबी। तो वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अरबियों ने क्रॉस चेक किया, अरबी लैंग्वेज पे बात करी, अरबी नहीं बोल पाया वास्को डी गामा। गिरफ्तार कर लिया गया सभी को। यहां से गिरफ्तार करके सबको मोम्बासा की तरफ ले जाया गया, जो कि केन्या का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और केन्या की इकोनॉमिक कैपिटल है। नैरोबी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मोम्बासा वहां की आर्थिक राजधानी, लाइक मुंबई इन इंडिया। यहां इन्हें कैद कर लिया गया। यहां वास्को डी गामा के पास 1000 गोल्ड कॉइन्स थे, 1000 गोल्ड कॉइन्स, जो ये लेकर आया था पुर्तगाल से ही, कि अगर मार्ग में कुछ दिक्कत हो तो ये 1000 गोल्ड कॉइन्स ये अपने साथ लेकर चला था वहां से। ये इतने रुपए को लेकर आया, और जब इसको कैद कर लिया गया तो इसने लालच देने की कोशिश करी जिन लोगों ने इसे कैद किया था। और ऐसा माना जाता है, इसमें जो इतिहासकारों का भी दो धड़ा बटा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि उसको यहाँ पर कैद नहीं किया गया था, किंतु अधिकांश लोगों का मानना है कि उसे कैद किया गया था। और इस 1000 कॉइन्स में से 300 कॉइन्स जो थे वो वास्को डी गामा को देने पड़े बचने के लिए। और यहीं पर जब वो और उसके कुछ साथी बचे
तो यहाँ अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास में भी मिलता है और इतिहासकार सभी इसमें एक मत है। एनसीईआरटी की बुक में आप इसका नाम पढ़ेंगे। अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी वास्को डी गामा को मिला, क्योंकि वास्को डी गामा बहुत परेशान था। जैसे ही तैसे वो कैद से तो छूट गया, वो और उसके साथी, किंतु भारत तक जाने का मार्ग कौन बतलाए, भारत तक जाने का रास्ता कौन बताए, इसको लेकर के वो बहुत दुविधा में था। तो अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की हेल्प की, लेकिन ये हेल्प कोई फ्री में होने वाली हेल्प नहीं थी। उसने भी कुछ गोल्ड कॉइन्स की डिमांड करी। जब उसे पता चला कि ये पुर्तगाल से आए हुए तो कुछ तो पैसा होगा इन लोगों के पास, तो वास्को डी गामा ने इसे कुछ पैसे दिए, कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए। बदले में अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत तक जाने का रास्ता बताया कि भारत आप कैसे जा सकते हो। वैसे अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी था और वो अक्सर केन्या जाया आया करता था। फ्रेंड्स, अगर परीक्षा में प्रश्न आया कि भारत का कौन सा राज्य अफ्रीका के साथ एक लंबे समय से व्यापार से जुड़ा रहा है, तो इसका उत्तर गुजरात होगा। गुजराती व्यापारी या गुजराती भाषी लोग, वैसे तो बॉम्बे प्रोविंस था तो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, उससे पहले भी ये सब ब्रिटिश प्रोविंसेस के हिस्सा थे, आगे मुगलों के हिस्सा थे, किंतु जो गुजराती भाषी जो लोग हैं उनका व्यापार प्रारंभ से ही अफ्रीकी लोगों के साथ था। तो यहीं से अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की हेल्प की और उसने बताया कि आप अरबी व्यापारियों से बच के जाओ। तो रास्ता यही था कि अरबी व्यापारी कहाँ नहीं मिलेंगे यही बताना था, केवल इसीलिए उसने पैसे दिए थे, क्योंकि वास्को डी गामा तो ये बात भी जानता था, जैसा उसने सुन रखा था पहले के लोगों से, कि जून के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की तरफ आता है या कुछ काली हवाएं, काले बादल भारत की तरफ जाते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट है। चूंकि वो भारत के साउथ वेस्ट से आते हैं तो उसको साउथ वेस्ट मानसून भारत में बोलते थे। लेकिन ये तो जानता था वास्को डी गामा, किंतु बस भारत तक वो पहुंच सकता था, लेकिन जाने के लिए उससे अरबी व्यापारियों से बचना था। इसलिए उसने केवल अब्दुल मजीद को इसलिए पैसे दिए कि वो ये बता सके कि अरबी व्यापारियों से कैसे बचा जा सकता है या किस रास्ते से जाए तो अरबी व्यापारी नहीं मिलेंगे, केवल इसलिए पैसे दिए। और फिर अंततः वास्को डी गामा भारत की तरफ आया और केरल के कालीकट बंदरगाह में वो आया और वहां पर उसने, ऐसा माना जाता है कि उसका विरोध वहां पर अरबियों ने किया और फिर वो काली मिर्च लेकर के पुनः अपने देश की तरफ गया। और जब वो वहां गया तो उसका भव्य स्वागत किया गया वास्को डी गामा का, और उसके सहयोगी जो वास्को डी गामा के साथ गए थे, जो वास्तव में सजा याफ्ता कैदी थे, उन कैदियों की भी कैद की सजा माफ कर दी गई। उनको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया केवल इसलिए कि उसने न केवल पुर्तगाल से भारत तक जाने का मार्ग प्रशस्त किया, अपितु यहाँ पर जो अरबियों का, उस्मानियों का जो कब्जा था इस व्यापार पर, इसको भी तोड़ने का काम करके वैकल्पिक मार्ग भारत की तरफ जाने का वास्को डी गामा ने निकाला। और इसी मार्ग का अनुसरण करते करते आगे डच, फिर फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब आते गए और अंततः हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना। और गुलाम बनने में एक बड़ी भूमिका वास्को डी गामा की भी रही। मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंद कर बंद कर